Hello 10th class. Let's continue the next topic of chapter number 3rd. प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसमें अकॉर्डिंग टू द criteria of ownership, on the basis of utility, on the basis of size, on the basis of type of finished goods, on the basis of raw material. अब यहाँ पे हम देखेंगे characteristics industries in India and their distribution. Then देख चुके हैं, मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री देखा हमने, फिर उसके बाद कि कैसे नया कल्टीवेटर्स अपने प्रॉफिट को एनहेंस कर सकते हैं, क्या उनको मेजर्स दिए गए इन्हेंस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया था हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और उसके कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं फॉर इन्हांसिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को के कॉस्ट को इन्हांस करने के लिए जो सजेशंस कल्टीवेटर्स को दिए गए उसके बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। Suggestions for enhancing cost of agricultural products. For the enhancement of the cost of agriculture products, some useful suggestions and efforts should be made. Cost of agriculture product को enhance करने के लिए कुछ यूजफुल सजेशंस और एफर्ट्स यहाँ पे मतलब दिए गए हैंगे। द कल्टिवेटर्स जो हैं वो कैन बी मेड कैपेबल फॉर एनहांसिंग द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस बाय प्रोवाइडिंग दैम विद द requisite money, education, training and management skill. In this respect, the following suggestions deserve careful attention. यहाँ पे कल्टिवेटर्स को मनी प्रोवाइड करें, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट स्किल दें जिसके थ्रू वो अपनी कॉस्ट को इन्हांस कर सकें। यहाँ तक हमने देखा कि वो अपने कोई भी प्रोडक्शन किया उन्होंने और जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी, उसके शेप में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए जिससे वो उनको सेल करें तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे सजेशंस बहुत दिए जा रहे हैं कल्टिवेटर्स को, जिसमें फर्स्ट है टू प्रोवाइड रेलेवेंट नॉलेज यानी कल्टीवेटर्स को कुछ रेलिवेंट नॉलेज प्रोवाइड की जाए कि अपने रेलिवेंट नॉलेज के बारे में एक बात करते हैं। जो कल्टीवेटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए उस रिगार्डिंग कि व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन बाय द डिफरेंट कल्टीवेटर्स इन डिफरेंट एरियाज, इन व्हाट वेज द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस कैन बी इनहेंस्ड, कि कौन से कल्टीवेटर्स किस तरीके के एरियाज़ में किस तरीके का प्रोडक्शन करें और वो अपनी कॉस्ट, अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को इन्हांस कैसे करें, और व्हाट मटेरियल विल बी नीडेड एंड फॉर्म वेयर इट कैन बी मैनेज्ड, किस तरीके का मटेरियल की उनको ज़रूरत होती है कि, है ना, और कैसे वो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको दी जानी चाहिए, उनको इस चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कंसल्टेशन सेंटर्स जो हैं वो इन्हेंस किए, कॉस्ट को इन्हेंस करने के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस की कॉस्ट को इन्हेंस करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैंगे वेरियस प्लेसेस में, है ना। तो जिससे कल्टीवेटर्स को पता चले कि मुझे कौन सी क्रॉप किस सीज़न में ग्रो करनी है जिससे मुझे फ़ायदा होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको दी जानी चाहिए। अब वो ज़्यादा एजुकेटेड तो होते नहीं हैं इस चीज़ को लेके, अवेयर तो है नहीं, है ना, उनने तो बस प्रोडक्शन किया और बस सेल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो थोड़े से इन्फॉर्मेशन मिले उनको, वो अपने स्किल को डेवलप करें तो वो क्या से क्या नहीं कर सकते, है ना। इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है कि उनको कुछ सजेशंस दे दिए जाएँ। नेक्स्ट है हमारा टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग। अब क्या किया जाना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि उनको नेसेसरी ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट किया जाना चाहिए।
एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कल्टिवेटर्स को, जो उनके रिगार्डिंग हो। जैसे हमने प्रिपेयर करना है सॉस, जैम, चिप्स, स्क्वैश, ये तो सब उनको बनाना आता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे बनाते हैं उस प्रोडक्ट को, कैसे कमर्शियल पर्पस के लिए उसकी क्वालिटी में क्या होना चाहिए, उसके टेस्ट में क्या होना चाहिए ना, ये सब चीज़ें। तो क्या मतलब इन चीज़ों को मेंटेन कैसे किया जाए, उसकी क्वालिटी और उसके टेस्ट को, तो इसके लिए भी उनको एक नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। अब उन्होंने सब सामान बना लिया, अब सामान बनाने के बाद उस चीज़ को प्रिजर्व कैसे रखा जाए, है ना, और फिर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह क्या यूज़ करें जिससे वो अपने मटेरियल को सेफ करके रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं, है ना, और कैसे वो मार्केट में उस चीज़ को पॉपुलर करें, है ना। दे विल ऑल्सो गेन ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स एंड गुड प्रॉफिट, और वो कैसे कस्टमर का विश्वास जीतेंगे और कैसे एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इससे आप वैसे ही समझ रहे होगे कि जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैंगे या कोई भी मैन्युफैक्चर किसी चीज़ का, तो वहाँ पर पैसों की तो बहुत ज़रूरत होती है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया आपने, अब पैसे चाहिए उसको एक नए फॉर्म में लाने के लिए, तो यहाँ पे 2 तरीके से मैनेज किया जाता है ना। फर्स्ट है लोन प्रोवाइड करके, सेकंड है फाइनेंशियल ऐड करके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो इन सब काम के लिए लोन प्रोवाइड करती हैंगी, है ना, इन सब पर्पज़ के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। और गवर्नमेंट भी जो है फाइनेंशियल ऐड देती हैगी, है ना, कि मतलब उनको कि आपको ये काम करना है तो आपको हम इतना फाइनेंस करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट भी देती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट। अब यहाँ पे उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए। सुटेबल टेक्निकल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैकिंग और सीलिंग में, ताकि फिनिश गुड्स को तैयार किया जा सके। और जो चीज़ और टोफू है उसको कैसे रखें, तो सुटेबल असिस्टेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाना चाहिए कल्टिवेटर्स को सॉरी, इफ़ एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, जब उनको जैसी भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ है अरेंजमेंट फॉर सेल। ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बाय इट्स पब्लिसिटी एंड प्रमोशन। अब यहाँ पे है ना अरेंजमेंट कराना चाहिए सेल करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, पब्लिसिटी और प्रमोशन करा के। कोई भी इंडस्ट्री जो नो इंडस्ट्री कैन ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट, कोई भी इंडस्ट्री को बिल्कुल एकदम से तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिल जाता है ना, कि अनलेस इट प्रोडक्ट इज़ प्रोवाइडेड इजी एक्सेस टू सुटेबल सेल, कि मतलब आपने बस उसको तैयार किया और मार्केट में बेच दिया और आपको बस प्रॉफिट होने लगा। तो कल्टिवेटर्स कैन मेक एफर्ट टू एनहांस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब कल्टिवेटर्स ने अपने कॉस्ट को इन्हांस करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट को इन्हांस करने के लिए पूरा एफर्ट लगा लिया। अब लेकिन प्रॉब्लम आती है कि उसको मार्केट में कैसे सेल किया जाए। तो दे डू नॉट फाइंड देमसेल्व्स कैपेबल फॉर मैनेजिंग द प्रॉफिटेबल सेल फॉर देयर प्रोडक्ट। अब वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल सेल कैसे किया जाए। जो गवर्नमेंट होती हैगी वो एक सुटेबल अरेंजमेंट कराती हैगी सेल करने के लिए, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो भी अरेंजमेंट कराती हैंगी, और जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है एग्जीबिशंस को, फेयर्स को, पब्लिसिटी और प्रमोशंस करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट का। जैसे हमारे भोपाल में जेल रोड पे एक भोपाल हाट लगता है, वहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह के सामान फार्मर्स लेके आते हैंगे, और जो दूसरे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में जो सामान बनता है वो सेल करने के लिए वहाँ पे लाते हैं, जिससे वो अपने सामान की पब्लिसिटी और प्रमोशन कर सकें और उसको सेल भी कर सकें। अब जो गवर्नमेंट है हमारे एमपी की, वो ऑर्गेनाइज करती है पब्लिसिटी करने के लिए प्रोग्राम की, मतलब पब्लिसिटी प्रोग्राम्स के लिए और कुछ ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम्स, और वेरियस ओकेशंस में वेरियस प्लेस में ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है।
Thus we see that the enhance of cost of agriculture produce is very helpful in elevating the condition of village and village people. और ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट ने लगाए हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन्हांस करने के लिए, उनकी कॉस्ट को एनहांस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। और इससे क्या होता है, जो कंडीशन होती है विलेजेस की और विलेजर्स की और विलेज पीपल की, वो एलिवेट होती है, वो बढ़ती है ना, ग्रो करती है। इफ़ द गवर्नमेंट अंडरटेक सुटेबल स्टेप, अगर गवर्नमेंट के अंडर सुटेबल स्टेप्स लगाए जाए इस डायरेक्शन में, तो इट विल सर्टेनली प्रूव हेल्पफुल इन स्ट्रेटनिंग अवर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल ही वो मदद करेगा स्ट्रेंथनिंग में हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। ये पूरा का पूरा पॉइंट हमने कवर कर लिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कि उसमें कैसे फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं वो। अब हमारा जो नेक्स्ट है, ये सब था किसमें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप समझ रहे हैं वो इंडस्ट्री जो कॉटन और टेक्सटाइल है ना, कपड़ा इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है। कॉटन इंडस्ट्री इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। जो कॉटन इंडस्ट्री है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। 1866 में देयर आर 1866 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पे 1866 कॉटन मिल्स हैं, जिसमें से 82 मिल्स हैं जो ओन है बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, 10% मिल हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, एंड 8% मिल जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथों में। जो हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में बताया था ना आपको, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव और मिक्स्ड इंडस्ट्री, है ना, उसी में से ये बात कर रहे हैं। जो द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता इन द ईयर 1818 बट इट वॉज अ फेलियर। जो पहली टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता में, वो हुई थी 1818 में, पर ये क्या हो गई थी, ये फेल हो गई थी। ये क्या हुई थी, ये फेलियर इंडस्ट्री कहलाई। लेकिन द फर्स्ट मॉडर्न सक्सेसफुल मिल वॉज सेटअप इन 1851 इन मुंबई। और मुंबई में पहली सक्सेसफुल मिल हुई थी एस्टैब्लिश 1851 में। ये एक सक्सेसफुल मिल कहलाई थी। ये एक जो स्टार्ट की थी वो की थी श्री नाना भाई डावर ने। Since the first cotton mill, textile mill was set up in Mumbai, it was known as the capital textile of industry. जो पहली सक्सेसफुल मिल जो सेटअप की गई थी मुंबई में, उसको हम कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं। सब्सिक्वेंटली दिस इंडस्ट्री वॉज लोकलाइज्ड इन अहमदाबाद। उसके बाद ये मिल अहमदाबाद में लगाई गई और देयरफॉर अहमदाबाद वॉज नेम्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि पूरे का पूरा जितना बड़ा जो कपड़े का व्यापार है ना, वहीं से होता है पूरे इंडिया में, अहमदाबाद से। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज एप्रिशिएबली। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कॉटन इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबली था। व्हेन एज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ वॉज फॉर 1.5 करोड़ मीटर्स इन 1950 to 51। जो प्रोडक्शन था कॉटन क्लॉथ का वो था 4 to 1.5 मीटर्स इन 1950 से लेकर 51 तक, जो बढ़ के 4957.7 करोड़ हो गया था मीटर इन 2005 से 6 में। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ आपने खुद ही देख लिया है ना। अब आते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज। डिस्पर्सल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री की मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज का डिस्पर्सल कहाँ कहाँ है। कॉटन जो है एक यूजफुल रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर देयर फॉर यूजफुल फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री। कॉटन मतलब जो इंडस्ट्री है वहीं सेटअप की जाती है जहाँ पे
कॉटन ग्रोइंग एरियाज में ही इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। बिसाइड ह्यूमन क्लाइमेट इज़ यूजफुल, और जो ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ यूजफुल, और ये जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कॉटन के लिए। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर लोकलाइज्ड क्लोजर टू द सी शोर और कॉटन ग्रोइंग एरियाज। जो मोस्ट ऑफ यूनिट्स हैं इस इंडस्ट्रीज की, वो कहाँ पे लोकलाइज्ड की जाती हैंगी, वो सी शोर और कॉटन ग्रोइंग एरियाज के पास में ही लगाई जाती हैंगी, सेटअप की जाती हैं। मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं कॉटन के डिस्पर्सल के, वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। जो फर्स्ट है हमारा वो है महाराष्ट्र। इन दिस सेक्टर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन इंडिया। Here there are 119 mills. Out of these, 101 units are such where both spinning and weaving is done. Remaining 18 mills are engaged only in spinning. Mumbai is the main industrial center. There are 54 cotton textile mills. Other centers of the cotton textile in the state are Solapur, Pune, Nagpur, Wardha, Amravati, Akola, Aurangabad, etc. जो महाराष्ट्र है वो फर्स्ट रैंक पे है इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में। यहाँ पे 119 मिल्स हैं टोटल, और जिसमें से 100 यूनिट्स जो हैं स्पिनिंग और वीविंग दोनों करती हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 18 हैं वो स्पिनिंग में इंगेज्ड रहती हैं। मुंबई जो है मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ पे 54 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरे सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के इस स्टेट में वो हैं सोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद एटसेट्रा। इसके अलावा हमारा आता है गुजरात। गुजरात जो है सेकंड बिगेस्ट सेंटर है। यहाँ पे 118 मिल्स हैं, आउट ऑफ विच 24 आर स्पिनिंग, जिसमें से 24 स्पिनिंग और वीविंग मिल हैं, और बाकी जो 24 हैं वो सिर्फ स्पिनिंग करती हैं। अहमदाबाद इज़ द लीडिंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल नॉट ओनली इन द गुजरात बट इन द होल कंट्री। अहमदाबाद जो है लीडिंग सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल का, सिर्फ गुजरात में कहीं नहीं पूरी कंट्री का, इसलिए हम उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। वेयर देयर आर 69 मिल्स, जहाँ पे 69 मिल्स हैं, और अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं वो है बड़ोदरा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट में। अब हमारा जो थर्ड है तमिलनाडु। द स्टेट रैंक थर्ड इन द कंट्री। इस स्टेट की रैंक कंट्री में थर्ड नंबर पे है। हियर देयर आर 439 स्मॉल यूनिट्स, यहाँ पे 439 स्मॉल यूनिट्स हैं। मोस्ट ऑफ मिल्स डू स्पिनिंग ओनली, जो ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो सिर्फ स्पिनिंग करती हैं। जो क्रेडिट है द क्रेडिट ऑफ सेटिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द स्टेट गोज टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जो क्रेडिट है इस इंडस्ट्रीज की सेटिंग का वो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को। कोयम्बटूर इज द मेन सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्री, इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द साउथ। कोयम्बटूर जो है मेन सेंटर है इस इंडस्ट्री का, इसलिए हम इसको मैनचेस्टर ऑफ द साउथ कहते हैं। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ साउथ में की बात कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु साउथ में, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ साउथ है ये। एंड अदर सेंटर्स आर मदुरई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सालेम, परमेंदवुर एटसेट्रा। और जो दूसरे सेंटर्स हैं वो है मदुरई, चेन्नई, तिरुनेलवेली, सालेम और परमेंदवुर एटसेट्रा। बिसाइड्स इसके अलावा हावड़ा, श्रीरामपुर इन वेस्ट बंगाल एंड आर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे कानपुर इज द बिगेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर है कानपुर, इसको हम मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया कहते हैं, क्योंकि कानपुर नॉर्थ में इसलिए। और जो दूसरे हैं वाराणसी, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, ये सब भी हैं, यूपी में ही आते हैं ये भी। जो सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल का मध्य प्रदेश में वो है ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम, देवास। एंड कर्नाटक में अगर जाएं तो मैसूर, बेंगलोर, मंगलोर, बल्लेरी, चित्रदुर्ग। एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, रंगल, गुंटूरू, सिकंदराबाद। केरला में कन्नौर, त्रिवेंद्रपुरम, अनंतपुर। राजस्थान में जयपुर, कृष्णगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ये सब मेन सेंटर्स हैं इस इंडस्ट्री के। और जो मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है वो आपको मैप में सीन हो जाएगा। आप मैप देखिएगा, मैप में जो भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप इजीली मैप को रीड भी कर सकते हैंगे। अब हमारा ये जो हमने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु बोला ना, ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ये इसी के अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पे, है ना। अब हमारा हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा कॉटन इंडस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बेटा देखिए आप लोग, मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो है आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, मेटल एटसेट्रा। इन द होल इंडस्ट्रियल सेटअप आयरन स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री। आप कोई सी भी इंडस्ट्री का सेटअप लगाएंगे तो वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक होता है हर एक इंडस्ट्री का। जो इंडस्ट्रीज मशीन्स होती है ना, वी शैल देयर फॉर स्टडी स्पेसिफिकली द आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन होता है। बैकबोन क्यों होता है, क्योंकि आप कोई सी भी इंडस्ट्री सेटअप करें वहाँ पे आपको आयरन स्टील से बनी हुई मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम क्या कवर करेंगे टॉपिक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। चलिए देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द होल इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्रीज का बैकबोन है आयरन स्टील इंडस्ट्री। वर्ल्ड ऑफ होल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऑफ द मॉडर्न टाइम, आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री का वो है आयरन स्टील इंडस्ट्री। राइट फ्रॉम निडल, नेल्स एंड पेन्स टू बिग थिंग्स लाइक कार्स, मशीनरी फॉर इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। अगर हम एक छोटी सी सुई और एक कील की बात करें और उसके बाद हम बड़ी चीज़ जैसे कार्स की बात करें, सब कहाँ मैन्युफैक्चर होती है, सब आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बनती है ना। उसका मैन्युफैक्चर वहीं होता है तो क्योंकि ये आयरन से बनी हुई है इसलिए। कैन नॉट पॉसिबली बी मैन्युफैक्चर विदाउट आयरन स्टील। हम बिना मैन्युफैक्चर मतलब आयरन और स्टील के बिना मैन्युफैक्चर करने का सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑन विच द नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे। In olden times, this industry was in the form of the small scale industry. Olden times में ये इंडस्ट्रीज जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फॉर्म में थी। The 1500 years old iron pillar in Mehroli near Qutub Minar, Delhi is the proof of the antiquity of this industry. ये 1500 ईयर पहले जो एक ओल्ड आयरन पिलर बना था मेहरोली में कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, वो प्रूफ है एंटिक्विटी का इस इंडस्ट्री के। जो फर्स्ट मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट सेटअप हुआ था पोर्टो नोवा इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मतलब पोर्टो नोवा में तमिलनाडु के स्टेट में पहला मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट सेटअप किया गया था इन द ईयर 1830। जो फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन स्टील वॉज सेटअप इन द साक्षी अ प्लेस इन झारखंड स्टेट इन द ईयर 1907 बाय जमशेदजी टाटा। 1907 ईयर में जमशेदजी टाटा ने पहला लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किया था साक्षी में, झारखंड में। दिस प्लेस इज नोन एज जमशेदपुर, और ये जगह कहाँ है, जमशेदपुर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट थ्रू इट्स 5-year plans मेड ग्रेजुअल एफर्ट फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने 5-year प्लान्स बनाया जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को मतलब स्पीड देने के लिए बहुत एफर्ट लगाए। दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये इंडस्ट्रीज जो है दोनों तरह से है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन इन द इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। और गवर्नमेंट ने एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप किया इंडिया में, जो बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का। ये दिस इंस्टीट्यूशन डज द वर्क फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन द सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द कंट्री। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जो सेक्टर प्रोडक्ट जो आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में जो भी सेक्टर काम कर रहे हैं ना उनके लिए प्लानिंग करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट
टॉपिक है वो है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन. Iron and steel industry in India is localized in the areas where raw material is available. Iron and steel industry इंडिया में वहाँ localized है जिस एरिया में raw material available होता है. Main reason of localization of this industry in this area is that the raw material used in industry are heavy, cheap and full of impurities. अब main reason जो है इन इंडस्ट्रीज का इस एरिया में लोकलाइज्ड होने की जो रीज़न है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल इनको यूज्ड होता है वो हैवी, चीप और फुल ऑफ इम्प्योरिटीज का होता है ना. तो ये जो रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है वो होता है आयरन और कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एटसेट्रा. In our country, beside raw material, transportation facilities have also affected the localization of this industry. हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी असर डालती हैंगी, है ना, इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइजेशन होने की वजह से. द प्लेस वेयर रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल नियर कोल एंड आयरन और माइंस फॉर परफेक्ट फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री. जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना, आने जाने की अवेलेबल हो जाता है ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटिंग की जाती है. ड्यू टू चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दिस इंडस्ट्री इज लोकलाइज्ड इन कोस्टल एरिया ऑल्सो. कोस्टल एरियाज में भी इन इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि उनको चीप फैसिलिटी मिल जाए ट्रांसपोर्ट की, है ना. समुद्र से जो जहाज आते हैं ना सामान लेके, वो और सस्ता हो जाता है. तो इंडस्ट्रीज जो हैं मेनली लोकलाइज्ड हैं 4 रीजन्स में. वो है फर्स्ट, इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कोल बेल्ट, बुरहानपुर, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर एंड बकोरा. ये कोल बेल्ट इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कोल बेल्ट, मतलब जहाँ पे कोयले की खदानें जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे. इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन आयरन ओर बेल्ट, जहाँ पे आयरन ओर मिल जाए आसानी से. भिलाई, रोरकला, भद्रावती, सालेम, विजयनगर, चंद्रपुर. एंड थर्ड इज स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एरिया बिटवीन coal and iron ore belt which have transport facilities. अब वो इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जाती है जहाँ पे कोल और आयरन बेल्ट के बीच में हो वो एरिया और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाए. जैसे जमशेदपुर एक ही है यहाँ, बस इसका एग्जांपल एक ही जगह है. उसके बाद आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन कोस्टल एरिया, समुद्र किनारे पे, विशाखापट्टनम. तो यहाँ पे है ना चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएगी और साथ साथ यहाँ पे समुद्र किनारा भी है तो रॉ मटेरियल भी यहाँ पे मिल जाएगा. आयरन स्टील इंडस्ट्री जो लोकेटेड है जमशेदपुर में, उसको हम कहते हैं टाटा एंड आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन. दिस इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल ऑफ एशिया. ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट स्टील प्लांट है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का. हियर बिसाइड स्टील गिर्डर्स, रॉड, शीट्स, रेल्स, बेस वायर इज प्रोड्यूस. और यहाँ पे स्टील गिर्डर्स, रॉड्स, शीट्स, रेल्स एंड बेस वायर्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं. एंड अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 57 पे ओपन करिए. आयरन स्टील प्लांट का एक चार्ट बना है. फर्स्ट है नेम ऑफ द प्लांट, फिर लोकेशन, फिर स्टेट, देन रिमार्क्स. नेम ऑफ द प्लांट, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, जमशेदपुर, झारखंड, बिगेस्ट प्लांट है. इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, बर्नपुर, वेस्ट बंगाल. 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पे इसकी एट कुल्टी एंड हीरापुर. थर्ड है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, भादरवती, कर्नाटका में.
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रोलकरा उड़ीसा जो सेटअप हुआ था जर्मनी के असिस्टेंट के साथ। फिफ्थ है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो सेटअप हुआ था रशियन कोलैबोरेशन के साथ। और बाकी बचे 6, 7, 8, 9, 10, आप इसको बुक में से पढ़िएगा। अब हमारा आता है द प्लांट प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील का। सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज रिजल्टेड इनटू सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स। जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में देखने को मिला वो हमें आज़ादी के बाद ही मिला, जिसमें एक सस्टेन्ड इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन लास्ट फ्यू डिकेड्स में। ड्यूरिंग 1970-71 द प्रोडक्शन वॉज 70 लाख टन्स। जो 1970-71 का जो प्रोडक्शन था वो था 70 लाख टन, जो बढ़ के इंक्रीज टू 492 लाख टन्स इन द ईयर 2005-06, जो बढ़ के 492 लाख टन्स हो गया किस ईयर में 205 से लेकर 6 तक में। फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडिया प्लेसेस 9th इन द वर्ल्ड। अगर हम स्टेट पॉइंट ऑफ स्टील प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया जो है 9th प्लेस पे है पूरे वर्ल्ड में। जो ये इंडस्ट्री है हमें एक लोगों को 5 लाख पीपल्स जो है उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, है ना। तो ये इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। तो हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ा एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्रीज एंड टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो किस पे बेस्ड है, फॉरेन पे बेस्ड है। नाम से समझ में आ रहा होगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट पे बेस्ड है उन इंडस्ट्री को हमने फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का। फॉरेस्ट आर द इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर विच गिव्स अस सेवरल थिंग्स लाइक वुड, लाख, रेजिन, गम, बार्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट जो है एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है नेचर का हमारे लिए, जो हमें सेवरल थिंग्स प्रोवाइड कराता है जैसे वुड, लाख, रेजिन, गम, बार्क, लीव्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स। These things serve as a raw material of many industries. ये चीज़ें जो हैं as a raw material मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को मिलती हैं। द पेपर, फर्नीचर, रबर, सिल्क आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जो पेपर है, फर्नीचर है, रबर, सिल्क है, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। एज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री अ डिटेल अकाउंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इज गिवन है। जो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का वो है पेपर इंडस्ट्री। क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमें वुड पल्प देते हैं और ये वुड पल्प से ही क्या बनता है, पेपर का मैन्युफैक्चरिंग होता है का। अब जो चीफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ द मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यूएबल फॉरेस्ट हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम को बहुत बढ़ावा देती हैं। गवर्नमेंट ने सेवरल स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करी हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेके, यूज़ को लेके, उसके एक एसेंशियल डेवलपमेंट है वनवासी का। यहाँ पे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं लोकली और इस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हुई है। लोकल हैबिटेंट्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको एक ये इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस अचीव की उन्होंने। और कुछ यहाँ पे मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड हैं जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने में, लोकली एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पैरा है जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी इकोनॉमी के मतलब विलेज की इकोनॉमी के बैकबोन हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेस्ड हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। ये इंडस्ट्रीज़ ऑब्टेन करती हैं सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। एंड मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेस्ट वेल्थ जो है बहुत ज़्यादा, मध्य प्रदेश जो है फॉरेस्ट वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एप्यूलेंट स्टेट है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पे बहुत ऑप्यूलेंट स्टेट है फॉरेस्ट वेल्थ का। ये 30.74% जो टोटल एरिया हमारे मध्य प्रदेश का वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। और जो फॉरेस्ट वेल्थ है वो ओवर द स्टेट
जो फॉरेस्ट वेल्थ के बेस पे अगर देखें तो हमारा पूरा का पूरा मध्य स्टेट जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है मेजर प्रोडक्ट में और दूसरा है माइनर प्रोडक्ट में। मेजर प्रोडक्ट में आता है टीक, साल, बैम्बू, तेंदू, लीव्स, और माइनर में आता है खेर, मेरलबोलम, चरस, भेड़ा, आंवला, गम, भिलावा, अचार, महुआ एटसेट्रा। और फॉरेस्ट और विलेज एरियाज जो हैं जहाँ पे वनवासी और विलेजर्स रहते हैंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूट लेक ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे इनको अर्जेंट नीड होती है, अर्जेंट नीड है, बहुत ज़रूरी है उनको एस्टैब्लिश कराना स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। If this is done, the employment opportunities as well as the income and the standard of living of the people will increase. तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो दे गई, साथ में इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों की उसको भी इंक्रीज करेगा। दैन ओनली इंडिया शैल स्केल बिकम अ ट्रूली हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। और इसी की वजह से इंडिया जो है वो ट्रूली हैप्पी और प्रॉस्पेरस कंट्री कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, बैम्बू पता है आपको, बांस होता है ना, कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। महुआ, महुआ मध्य प्रदेश के जंगलों में मिलता है। आंवला, आंवला एक ट्री में मिलता है, विटामिन सी होता है, माउथ फ्रेशनर के काम में भी आता है। अचार पिक्कल भी बनाते हैं हम उसके। हर मेडिसिनल क्लीनिंग लेदर के काम में आता है। बहेड़ा, बहेड़ा भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट से मिलता है। त्रिफला चूर्ण में बहेड़ा का काम होता है। रीठा शिकाकाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इसको हम शैम्पू और सोप के फॉर्म में लेते हैं। लाख, लाख भी जंगलों से मिलता है, बैंगल्स वगैरह के काम में आता है। तो इसी तरह से हम बिमला एंड द बिलावा ग्रास, हनी, गम, एसिडिक बैम्बू गम, चोंच, ये सब आप खुद रीड करेंगे। तो यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप बुक रखिए, रीड करिए और डिस्कस करिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।